अगर आप MHI 103 के पेपर में सीरियसली अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आज का सेशन आपके लिए लिटरली गेम चेंजर होने वाला है। इस सेशन में मैं आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस कराऊंगी जिनकी जून 2026 एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उनका परफेक्ट आंसर अप्रोच भी मिलेगा, वो भी इग्नू आंसर राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। अगर सेशन के बीच में आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड सेशन आपको यहीं पर मिलेंगे। चलिए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है सेक्शन ए, गैर भारतीय इतिहास लेखन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है आपका, इतिहास लेखन की यूनानी और रोमन परंपराओं की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। जो यूनान का और रोमन की इतिहास लेखन की परंपरा है उसकी हमें मुख्य विशेषताएं बतानी है। देखिए, हिस्ट्री लिखने का जो सिस्टमेटिक तरीका था वो सबसे पहले किन्होंने डेवलप किया? यूनान के और रोम के इतिहासकारों ने। और आज इस क्वेश्चन में हम वही समझने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है इंट्रो। तो इतिहास लिखने का प्रॉपर विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ? प्राचीन यूनान और रोम में हुआ। यहाँ हिस्ट्री को एक घटनाओं का वर्णन नहीं माना गया, कहानी नहीं माना गया, बल्कि घटनाओं का रीजन और उनके प्रभाव और उनके मॉरल लेसन्स यानी कि नैतिक आयामों को समझने का प्रयास किया गया। इसलिए हेरोडोटस, थ्यूसिडाइड्स, लीवी और टैसिटस जैसे जो इतिहासकार थे, इन्होंने हिस्ट्री को एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट बना दिया। डिसिप्लिन सब्जेक्ट मतलब विद्या को अर्जित करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है, वो इन्होंने इसको बना दिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनानी इतिहास लेखन की विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहली विशेषता आ जाती है अनुसंधान और जांच पड़ताल। तो जो ये यूनानी इतिहासकार थे ये हिस्ट्री को क्या मानते थे? इंक्वायरी मानते थे, जांच पड़ताल इसको मानते थे, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन। इसका एक उदाहरण भी मिलता है हमको। जो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस थे, इन्होंने अलग अलग जाके ट्रैवल किया और लोगों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। जो हेरोडोटस हैं ये इतिहास के जनक, इतिहास के पिता भी माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। दूसरी विशेषता आ जाती है कारण कार्य संबंध की खोज। तो थ्यूसिडाइड्स जो थे यूनानी इतिहासकार, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम किया। इन्होंने कहा कि जो घटनाएं होती हैं उनका रीजन भगवान नहीं है बल्कि ह्यूमन एक्शंस हैं। जो इंसान कृत्य कर रहा है वो इसके कारण है और राजनीतिक कारण भी हैं इन घटनाओं के। एग्जाम्पल के लिए, युद्ध क्यों होता है? पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, राजनीतिक तनाव की वजह से, और सत्ता का जो संघर्ष होता है उसके लिए युद्ध होते हैं। ये इनके कहने का तात्पर्य था थ्यूसिडाइड्स का। तीसरी विशेषता आ जाती है राजनीतिक एवं युद्ध केंद्रित दृष्टिकोण। तो ये जो यूनानी इतिहासकार थे इनका मेन फोकस किस पे हुआ करता था? युद्धों पर, नगर राज्यों पर। कौन कौन से नगर राज्य? जैसे कि एथेंस और स्पार्टा। और जो राजनीतिक विवाद होते थे इन चीजों पर इनका फोकस रहा करता था। इसलिए इनका इतिहास कैसा हो गया? शासक वर्ग केंद्रित इनका इतिहास हुआ करता था। चौथी विशेषता आ जाती है नैतिक एवं शैक्षिक उद्देश्य। तो ये जो यूनानी इतिहासकार थे ये इतिहास को सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि ये इससे नैतिक शिक्षा भी दिया करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, गलतियों से सीखो, फ्यूचर को बेटर बनाओ। बात कर लेते हैं रोमन इतिहास लेखन की विशेषताओं के ऊपर। पहली विशेषता आ जाती है राज्य और साम्राज्य केंद्रित इतिहास। तो ये जो रोमन इतिहासकार थे इनका फोकस किस पे हुआ करता था? राज्य और साम्राज्य के ऊपर। इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने लिखा रोम का उदय कैसे हुआ, रोम का विस्तार कैसे हुआ, रोम का प्रशासन कैसा है। फिर दूसरी विशेषता इसकी आ जाती है नैतिक आदर्शों पर बल। तो रोम का मेन गोल क्या होता था? कि लोगों में अनुशासन और देशभक्ति लाना। तीसरी विशेषता आ जाती है राजनीतिक आलोचना एवं विश्लेषण।
टैसीटस जैसे इतिहासकारों ने जो पावर का मिसयूज हो रहा था और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको क्या किया, एक्सपोज किया। यानी कि इससे क्या पता चलता है, जो रोम का इतिहास था वो सिर्फ तारीफ ही नहीं करता था बल्कि आलोचना भी करता है। चौथी विशेषता आ जाती है साहित्यिक शैली। रोम के जो इतिहासकार थे इनका लिखने का तरीका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता था, आकर्षक होता था। और जो इनकी भाषा ये यूज करते थे वो काफी ज्यादा प्रभावी होती थी। ड्रामेटिक स्टाइल होता था जिससे क्या आता था, इंटरेस्ट बढ़ता था इतिहास में लोगों का। मतलब कि इन्होंने इतिहास को क्या बना दिया, सिर्फ एक फैक्ट्स का वो नहीं बना दिया इन्होंने कि भाई हम तथ्य लाके आपके पास रख रहे हैं, बल्कि इन्होंने इसको एक साहित्य भी बना दिया। ठीक है, जिससे लोगों को पढ़ने में उसको क्या आए, इंटरेस्ट आए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों परंपराओं की समानताओं के ऊपर। तो ये दोनों ही युद्ध की घटनाओं पर फोकस करते थे, नैतिक शिक्षा दिया करते थे, और जो घटनाएं हुई हैं उनके कारणों को समझने की कोशिश करते थे। और जो ये नेतृत्व की भूमिका इनकी होती थी उसको भी ये महत्व देते थे, उसको भी ये हाईलाइट किया करते थे, लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो इन दोनों ही परंपराओं ने इतिहास को व्यवस्थित बना दिया, लॉजिकल बनाया, और इसको एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट बनाया, एक एकेडमिक सब्जेक्ट बना दिया। यूनानियों का फोकस होता था रिसर्च पर और कारण कार्य संबंध पर, और जो रोमन थे उनका फोकस किस पे होता था, राज्य पर और नैतिक शिक्षा पर। और इन दोनों ने मिलकर आधुनिक इतिहास लेखन की नींव रखी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, परंपरागत चीनी इतिहास लेखन की प्रकृति और उद्देश्य का विश्लेषण कीजिए। तो ये जो आपकी चीनी इतिहास लेखन परंपरा है ये दुनिया की सबसे प्राचीन और निरंतर परंपराओं में से एक है। यहाँ पर हिस्ट्री को सिर्फ घटनाओं का एक वर्णन नहीं माना जाता, बल्कि इसको नैतिक शिक्षा देने वाला और राजनीतिक गाइड माना गया। और इसमें कन्फ्यूशियस जो विचारधारा है उसका एक बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब एक सिंपल लाइन में बोले तो चाइना में इतिहास, अतीत, नैतिक शिक्षा और शासन का गाइड है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति के ऊपर। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है राजवंश केंद्रित इतिहास। तो जो चाइनीज हिस्ट्री थी इसका मेन फोकस किस पे हुआ करता था, राजवंशों के ऊपर। जो हर राजवंश आता था वो पुराने राजवंश का इतिहास लिखता था। इसी को क्या कहते हैं, आधिकारिक इतिहास, ऑफिशियल हिस्ट्री। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं तो जो जैसे कि करंट राजवंश है वो क्या करेगा, पिछले वाले राजवंश का रिपोर्ट कार्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता था। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है नैतिक एवं उपदेशात्मक दृष्टिकोण। तो ये जो चीनी इतिहासकार होते थे ये क्या करते थे, जो अच्छे शासक होते थे उनकी ये तारीफ करते थे, और जो बुरे शासक होते थे उनकी आलोचना करते थे। और ऐसा क्यों करते थे, ये क्या इनके इसके पीछे उद्देश्य होता था इनका, इसका उद्देश्य ये होता था जो फ्यूचर में शासक आने वाले हैं वो सीख सकें कि हमें शासन कैसे चलाना है। मतलब कि चीन के लिए क्या था इतिहास, एक नैतिक शिक्षक था, मोरल टीचर था। तीसरा पॉइंट आ जाता है कालानुक्रमिक एवं तथ्यात्मक शैली। तो चीन इतिहास लेखन में क्या हुआ, इसमें घटनाओं को एक प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया, मतलब कि सीक्वेंस में इसको लिखा गया। तारीखों, वंशावलियों और प्रशासन की जो डिटेल्स थी उसके ऊपर फोकस किया गया। मतलब कि इनका इतिहास कैसा था, बहुत ज्यादा व्यवस्थित और एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड इनकी हिस्ट्री थी। चौथा पॉइंट आ जाता है राज्य और प्रशासन पर बल। तो इनका सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता था, सम्राटों पर और प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। और जो आम जनता थी उन पर फोकस कम ही किया जाता था। यानी कि इनका इतिहास कैसा था, ऊपर से नीचे की। और मतलब कि सबसे पहले फोकस किस पे किया जा रहा है, उच्च वर्ग के लोगों पर, और सबसे कम फोकस किस पे किया जा रहा है, आम वर्ग के लोगों पर।
अब बात कर लेते हैं चीनी इतिहास लेखन के उद्देश्यों के ऊपर। इसमें सबसे पहला उद्देश्य आ जाता है शासन को नैतिक मार्गदर्शन देना। तो चीनी इतिहास का मेन उद्देश्य क्या था? जो शासक हैं उनको सिखाना कि अच्छे से शासन कैसे होता है। और अच्छा राजा किसको माना जाता था? जो इन सीखों को इन लेसन्स को फॉलो किया करता था। और बुरा शासक कौन हुआ करता था? जो इन लेसन्स को अवॉइड किया करता था। दूसरा उद्देश्य आ जाता है राजवंशीय वैधता को स्थापित करना। जो हर नया राजवंश होता था वो अपने शासन को क्या करता था? जस्टिफाई करता था, उसको सही ठहराता था। मतलब कि ये क्या करते थे? ये कहते थे कि हम तो सही हैं और जो पिछले वाले शासक थे वो गलत थे, वो जो पिछला राजवंश था वो गलत है। तीसरा उद्देश्य आ जाता है सामाजिक मूल्यों का संरक्षण। तो चीनी इतिहास का एम क्या हुआ करता था? कि समाज में अनुशासन बढ़े, नैतिकता बढ़े और कर्तव्य पालन को प्रमोट ये करते थे। और जो ये इनका ये वाला उद्देश्य था, ये कन्फ्यूशियस मूल्यों से लिंक्ड है। चौथा उद्देश्य आ जाता है ऐतिहासिक स्मृति का संरक्षण। तो ये अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं को क्या करते थे? संरक्षित करते थे। और ये क्यों करते थे ऐसा? ताकि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो उससे सीख पा सकें। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो जो चीनी इतिहास था ये कैसा था? राज्य केंद्रित था, नैतिक था और बहुत ज्यादा व्यवस्थित था। इसका गोल केवल ये नहीं था कि हम अतीत को बताएं, बल्कि इसका गोल ये भी था कि समाज और शासन को हम आकार दें। और इसी वजह से जो चीन की इतिहास लेखन परंपरा है ये इतने लंबे समय तक मजबूती से टिकी रही, संरक्षित रही। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। पश्चिमी मध्यकालीन इतिहास लेखन की सीमाएं और उपलब्धियां स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पश्चिमी मध्यकाल है ये लगभग लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक का माना जाता है। इस टाइम पर चर्च का जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा मजबूत था हर क्षेत्र में और लेखन में भी। और हिस्ट्री को ईश्वर की योजना के रूप में देखा जाता था कि ये जो हम हिस्ट्री लिख रहे हैं ये भगवान का प्लान है। मतलब कि हिस्ट्री क्या होती थी? भगवान की कहानियों के ऊपर होती थी। उसमें कोई आलोचनात्मक विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के ऊपर। तो पहली सीमा इसकी आ जाती है धार्मिक दृष्टिकोण। तो जो इतिहास होता था ये क्या माना जाता था, क्या समझा जाता था? कि ये ईश्वर की इच्छा है। ठीक है। ईश्वर की इच्छा के रूप में इसको माना गया। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो कोई पूछता था कि युद्ध क्यों हुआ तो कह देते थे कि जी भगवान की मर्जी से हुआ है। तो इस कारण से हुआ क्या, क्या समस्या आई? जो आलोचनात्मक विश्लेषण होता था उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, उसका विकास हो ही नहीं पाया और वो सीमित होकर के रह गया। अब दूसरा आ जाता है आधुनिक आलोचनात्मक पद्धतियों का अभाव। तो ये जो आधुनिक इतिहास है इसमें हम क्या करते हैं? स्रोतों को हम वेरीफाई करते हैं कि भाई ठीक भी है या नहीं, और इनका क्या करते हैं? आपस में तुलना करते हैं। लेकिन ये जो पश्चिमी मध्यकाल था ये सब तब नहीं होता था वहां पर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इसका रिजल्ट क्या निकला? मिथक, चमत्कार और धार्मिक विश्वास सब कुछ हिस्ट्री के अंदर मिक्स हो गए। फिर तीसरी सीमा इसकी आ जाती है राजा और चर्च केंद्रित इतिहास। तो ये किस पे फोकस करते थे? ये फोकस करते थे राजाओं के ऊपर और चर्च के ऊपर। जो सामान्य जन वर्ग था, जो सामान्य जनता थी, जैसे कि किसान, महिलाएं, मजदूर, ये सब क्या थे? एकदम मिसिंग ही थे लगभग लगभग इतिहास से। मतलब कि हिस्ट्री किसकी लिखी जाती थी? सिर्फ पावरफुल लोगों की। ठीक है, पावरफुल लोगों का ही इतिहास पश्चिमी मध्यकाल में किया जाता था, उन्हीं का इतिहास लेखन। अब आ जाती है आपकी चौथी सीमा कालानुक्रमिक अस्पष्टता। तो हुआ क्या था? इन्होंने घटनाओं को एक प्रॉपर टाइमलाइन में मेंटेन नहीं किया था। उनकी तिथियां भी अनक्लियर थी। ठीक है, पता ही नहीं था कि हाँ एग्जैक्टली इस तारीख को हुआ भी था या नहीं हुआ था। और सीक्वेंस भी मिक्स्ड हो रखा था।
ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीक्वेंस भी एकदम मिक्स्ड हो रखा था। और रिजल्ट क्या निकला इस सब का? हिस्ट्री कभी कभी स्टोरी, कहानी या फिर एक लिस्ट जैसी लगती थी इनकी। अब बात कर लेते हैं इसकी उपलब्धियों के ऊपर। अभी आपने इसकी सीमाएं पढ़ के ये मत सोचना कि इनका इतिहास एकदम यूजलेस था। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इनकी उपलब्धियां भी थी, अचीवमेंट्स भी इनकी थी। और पहली उपलब्धि इनकी आ जाती है इतिहास का संरक्षण। तो इन्होंने प्राचीन लेखों और रिकॉर्ड्स को संरक्षित करके रखा। मठों और चर्चों ने प्राचीन ग्रंथों, अभिलेखों, ऐतिहासिक घटनाओं को सेव करके अपने पास रखा। और अगर ये ना होते ना, ये अगर ये ना करते इनको संरक्षित, तो क्या होता, बहुत सारा जो इतिहास था वो खो जाता। अब आ जाती है इनकी दूसरी उपलब्धि, इतिहास लेखन की निरंतरता। तो इन्होंने इतिहास लेखन एकदम बंद नहीं किया। ये वार्षिक वृत्तांत, इतिहास ग्रंथ और जीवनियां लिखते रहे यहाँ के लोग। इससे क्या हुआ, इनकी जो परंपरा थी उसमें एक निरंतरता बनी रही, इनकी परंपरा टूट नहीं पाई। फिर आ जाती है इनकी तीसरी उपलब्धि, नैतिक शिक्षा। तो ये पश्चिमी मध्यकाल वालों ने इतिहास को क्या बनाया, नैतिक शिक्षा देने का एक जरिया बनाया। क्या सिखाते थे ये इसमें? शासकों को ये सिखाते थे कि भाई अच्छे से शासक कैसे करना है, और समाज के लोगों को ये सिखाते थे कि अच्छे से जीवन कैसे व्यतीत करना है, सभ्य लोगों की तरह कैसे कैसे रहना है। अच्छे और बुरे का उनको पाठ पढ़ाया जाता था इतिहास के माध्यम से। फिर इनकी चौथी और सबसे बड़ी उपलब्धि आ जाती है आधुनिक इतिहास लेखन के लिए आधार। तो इस पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट उपलब्धि ये रही कि इन्होंने स्रोतों को संग्रह करके रखा, यानी कि उनको कलेक्ट करके रखा, और जो दस्तावेज थे उनको भी संरक्षित करके रखा। जिससे क्या हुआ, एक बेस मिला, ठीक है, एक आधार मिला। और बाद में जो पुनर्जागरण आया और जो आधुनिक इतिहास लिखा गया, वो विकसित हुआ इसी के आधार से। तो अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। तो ये जो पश्चिमी मध्यकालीन इतिहास लेखन था, ये धार्मिक था और चर्च केंद्रित था। और इसमें जो आलोचनात्मक विश्लेषण होता है वो काफी कमजोर था, लेकिन इसने इतिहास को संरक्षित किया और जो फ्यूचर में विकास होने वाला था उसको आधार दिया। इसलिए इसको हम कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको ये कह दें कि नहीं ये तो बेकार है, बिल्कुल ही यूजलेस है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये एक परिवर्तन फेज ये था। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैं भूल गई थी इसकी स्टार्टिंग में बताना। इसमें जितने भी विद्वानों के, इतिहासकारों के नाम आएंगे इस पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी थे बहुतों के, तो ये सारे आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकालीन अरबी फारसी इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो ये मध्यकालीन अरबी फारसी इतिहास लेखन का विकास कब हुआ? 7वीं शताब्दी के बाद, और वो भी इस्लामिक जगत में। यहाँ इतिहास को केवल एक घटनाओं का संकलन नहीं माना जाता था, ठीक है, घटनाओं का एक रिकॉर्ड नहीं माना जाता था, बल्कि धर्म, समाज और राजनीति के साथ जोड़ करके समझा गया। यानी कि इनके लिए इतिहास है क्या? धर्म, राजनीति और संस्कृति। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अरबी इतिहास लेखन की विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहली विशेषता आ जाती है इस्लामी दृष्टिकोण। तो अरब के लिए इतिहास का मुख्य आधार इस्लाम था। ये घटनाओं को क्या समझते थे कि अल्लाह की इच्छा है, और इनको धार्मिक उद्देश्य के तहत ये देखा करते थे। और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी और खलीफा के शासन को अपना मुख्य विषय बनाया। ठीक है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज थी। अब आ जाती है इसकी दूसरी विशेषता, परंपरा और स्रोतों पर आधारित लेखन। तो ये जो अरबी इतिहासकार थे, ये स्रोत के तौर पर किन किन चीजों को यूज किया करते थे? हदीस को,
वंशावली को और मौखिक परंपराओं को ये यूज किया करते थे। मतलब जो इनका इतिहास लेखन था ना, ये लिखित और मौखिक दोनों सोर्सेज का एक कॉम्बिनेशन है। अब आ जाती है इसकी तीसरी विशेषता, कालानुक्रमिक और व्यापक इतिहास। तो ये इतिहास की घटनाओं को एक क्रमबद्ध रूप में लिखा करते थे, जैसे कि ये वाली घटना पहले हुई, फिर ये बाद में हुई, ठीक है, सीक्वेंस में ये इसको लिखा करते थे। ये इनकी काफी एक बढ़िया विशेषता थी। और जो अल तबारी जैसे इतिहासकार थे, इन्होंने विश्व इतिहास की रचना की। और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत थे, उनको इन्होंने संकलित भी किया था। अब बात कर लेते हैं फारसी से इतिहास लेखन की विशेषताओं के ऊपर। पहली विशेषता आ जाती है दरबारी एवं राजकीय इतिहास। तो ये जो पर्शियन इतिहास था, इसका मेन फोकस किस पे रहता था? राजाओं पर, सुल्तानों पर और दरबारों पर, ठीक है, ये मेन फोकस इनका रहा करता था। यानी कि इनका इतिहास कैसा हुआ करता था? किसका इतिहास हुआ करता था? शासकों और साम्राज्यों का इतिहास हुआ करता था। अब दूसरी विशेषता आ जाती है साहित्यिक शैली। ये इनकी एक बहुत ज्यादा यूनिक विशेषता थी पारसी इतिहास लेखन की। तो इनका इतिहास लेखन का स्टाइल कैसा हुआ करता था? खूबसूरत, प्रभावशाली और काव्यात्मक। मतलब कि जब हिस्ट्री पढ़ते वक्त कैसा फील आएगा? एकदम स्टोरी जैसा फील आएगा, इंटरेस्टिंग, एकदम मूवी जैसा फील आता था। ठीक है, होते वो फैक्ट्स ही थे, ऐसा नहीं था कि कहानी होती थी, होते फैक्ट्स ही थे, बस उसको अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से पेश किया जाता था। अब आ जाती है इसकी तीसरी विशेषता, भारत में फारसी परंपरा का विकास। तो ये भारत में फारसी परंपरा का जो मुख्य विकास था, वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हुआ था। इसलिए भारत में जो मध्यकाल इतिहास है, उसमें फारसी स्रोतों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों परंपराओं के महत्व के ऊपर। तो ये जो इनकी परंपरा थी, इसने इस्लामी जगत की समाज और राजनीति को समझने के लिए एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से हमको मिलती है। ये एक बहुत ज्यादा मुख्य स्रोत है। और इसने राजवंशीय और प्रशासनिक इतिहास जो होता है, जो दरबारी इतिहास होता है, उसको एक व्यवस्थित रूप दिया है। और मध्यकालीन फारसी इतिहास लेखन ने साहित्यिक और प्रभावशाली इतिहास लेखन की परंपरा बनाई। मतलब कि इसने हिस्ट्री को बोरिंग नहीं बनाया, बल्कि इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो मध्यकालीन अरबी फारसी इतिहास लेखन था, ये धार्मिक दृष्टिकोण से गाइडेड था, शासक और दरबारों पर फोकस्ड था, और इन्होंने साहित्यिक शैली में इतिहास को लिखा। और इसने इतिहास लेखन को व्यापक, संगठित, प्रभावशाली बना दिया। और जो ये परंपरा है, ये मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं शताब्दी के पश्चिमी मुख्य धारा के इतिहास लेखन की विशेषता बताइए। तो ये जो 19वीं शताब्दी का पश्चिमी इतिहास लेखन था, इसमें एक बड़ा बदलाव आ गया। ठीक है, क्या बदलाव आया? पहले तो हिस्ट्री को क्या मान रहे थे कि एक कथा है, एक साहित्य है। तो इन्होंने ये मानना छोड़ दिया और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इतिहास तो एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन है, एक वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री क्या है? इनका कहना क्या था कि हिस्ट्री एक साइंस जैसा सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के ऊपर। तो पहली विशेषता आ जाती है स्रोत आधारित वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या आया सबसे बड़ा चेंज? इन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति से लिखना शुरू किया, साइंटिफिक मेथड से लिखना शुरू किया। अब इतिहासकार किस पर फोकस करने लगे? प्राथमिक स्रोतों के ऊपर, जैसे कि अभिलेख, दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और पत्र। ठीक है, इन सारी चीजों पर अब फोकस करने लगे। इवन ये भी कहने लगे कि इनकी भी एक बार आलोचनात्मक जांच करो। ठीक है, इनको भी एक बार वेरीफाई कर लो कि ठीक है भी या नहीं। फिर दूसरी विशेषता आ जाती है वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता का आदर्श।
तो ये जो 19वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, इनका क्या एम था कि तटस्थ और निष्पक्ष इतिहास लिखा जाए। मतलब आसान भाषा में बोले तो कि अपना पर्सनल जो ओपिनियन है उसको साइड में रखो और जो सच है वो लिखो। इसी चीज को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता। ठीक है, जो सच है वो लिखना है, वेरीफाई करके लिखना है। अब तीसरी विशेषता आ जाती है राजनीतिक एवं राष्ट्र केंद्रित इतिहास। तो इस पीरियड में इतिहास किस पर फोकस था? इतिहास का राष्ट्र, राज्य, शासन, युद्ध, कूटनीति और प्रमुख व्यक्तियों पर फोकस था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जर्मनी और फ्रांस जैसी जो देश थे, ये क्या कर रहे थे? विकास कर रहे थे, तो यहाँ पर फोकस था। और जो आम लोग थे, इन पर फोकस कम था। अब आ जाती है इसकी चौथी विशेषता, काल क्रमिक और तथ्यात्मक प्रस्तुति। तो इस काल में जो घटनाएं थी उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया और जो टाइमलाइन थी उसको भी क्लियर रखा गया। ठीक है, सारी घटनाओं को ये बताया गया कि हाँ भाई जब हुई है तब हुई है, ये वाली पहले ये वाली बाद में, ऐसे एकदम सब कुछ क्लियर रखा गया। और इसका परिणाम क्या निकला? जो इतिहास था वो ज्यादा संगठित और व्यवस्थित हो गया। अब आ जाती है पांचवी विशेषता, प्रगति और विकास की धारणा। इन्होंने इतिहास को क्या माना कि ये एक कंटिन्यूअस प्रगति और विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब कि जो मानव समाज है वो समय के साथ क्या हो रहा है? बेहतर हो रहा है। जिसमें इन्होंने क्या कहा अपने अनुसार कि जो यूरोपीय सभ्यता है वो सबसे उच्चतम स्तर है, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड स्टेज है। ठीक है, बाकी सब इनके अनुसार सपेरे मदारियों के देश थे, ये अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो ज्यादा सुपीरियर है। ओके, बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के ऊपर। तो इनका फोकस किस पर रहता था? उच्च वर्ग के लोगों पर और जो राजनीति है उसके ऊपर, युद्धों के ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? जो सामान्य जनता थी, महिलाएं थी और जो मजदूर थे, वो क्या हो गए? इग्नोर हो गए, नजरअंदाज हो गए। और जो इनका इतिहास था वो यूरो केंद्रित दृष्टिकोण था। जो इन्होंने इतिहास लिखा वो किसके दृष्टिकोण से लिखा? किसके पर्सपेक्टिव से लिखा? यूरोप के पर्सपेक्टिव से लिखा। और बाकी जो देश थे उनको क्या बताया इन्होंने कि ये तो जी बैकवर्ड हैं, ये तो अल्प विकसित हैं। ऐसा इन्होंने बाकी देशों को दिखाया। ठीक है, बाकियों को सपेरे मदारी बताया और अपने आप को ज्यादा सुपीरियर इन्होंने बताया। तो ये इनके इतिहास की थी कमियां। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो ये जो 19वीं शताब्दी का पश्चिमी इतिहास लेखन है, इसने इतिहास को वैज्ञानिक बनाया और एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इसको स्थापित किया। हालांकि इसके अंदर पक्षपात और सीमाएं यानी कि कमियां भी थी, लेकिन फिर भी जो आधुनिक इतिहास लेखन है उसकी नींव इसी ने रखी। देखिए, अगर सेशन आपको ये पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट हम इस पर MHI के लिए लाते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास पर शास्त्रीय मार्क्सवादी चिंतन की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल मार्क्सिज्म। तो ये वाला जो चिंतन है ये किनके विचारों से विकसित हुआ? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने बोला कि हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था और क्लास स्ट्रगल जो होता है, वर्ग संघर्ष होता है अमीर और गरीबों के बीच, उसका परिणाम है इतिहास। ठीक है, ये कह रहे हैं कि घटना, इस घटनाएं बता दी, घटनाएं लिख दी, ऐसा कुछ नहीं है इतिहास, बल्कि ये अभिजात वर्ग और गरीब वर्ग के बीच का एक संघर्ष है इतिहास, उसके परिणाम है इतिहास। मतलब कि एक लाइन में बोले तो इनके लिए इतिहास क्या था? अर्थव्यवस्था और वर्ग संघर्ष। ठीक है, इनके लिए इतिहास ये था। बात कर लेते हैं शास्त्रीय मार्क्सवाद की मुख्य अवधारणाओं के ऊपर। तो इनकी मूल अवधारणा क्या थी? सबसे पहली ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये इनकी मूल अवधारणा थी। इनका क्या कहना था कि समाज की बुनियाद
उसके आर्थिक उत्पादन के जो टूल्स हैं, साधन हैं, और जो उत्पादन संबंध है, वो है समाज की बुनियाद। ठीक है, समाज का बेस ये है। आर्थिक आधार पर इन्होंने समाज को कहा कि ये ही समाज का बेस है, जो उत्पादन हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था है, ये है। और जो धर्म, कानून, संस्कृति ये थी, इन्होंने इसको क्या कहा कि ये इसी आर्थिक आधार पर डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें भी। ओके, एक सिंपल लाइन में समझो एग्जाम्पल के साथ। एक इनका कहना क्या था कि अगर अर्थव्यवस्था चेंज हो जाती है तो समाज भी चेंज हो जाता है। इनके कहने का मतलब ये था, समाज किसके ऊपर डिपेंड करता है? अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी अवधारणा आ जाती है वर्ग संघर्ष का महत्व। तो मार्क्स के अनुसार क्या कहते थे ये, कि इतिहास जो है वो एक कहानी है किसकी? वर्ग संघर्ष की। ठीक है, वर्ग संघर्ष की कहानी है, और इसमें दो मेन ग्रुप हैं। एक तो अमीर जो कि शोषण कर रहे हैं, और एक गरीब जिनका शोषण हो रहा है। ठीक है, ये इसको इतिहास मानते हैं कि ये इस चीज का कहानी है इतिहास। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गुलाम वर्सेस मालिक का संघर्ष हो रहा था, किसानों वर्सेस जमींदारों का संघर्ष हो रहा था, मजदूर वर्सेस पूंजीपतियों का संघर्ष हो रहा था। तो ये जो संघर्ष हुआ यही चेंज लाता है, ऐसा कौन कह रहे थे? मार्क्स कह रहे थे। तीसरी अवधारणा आ जाती है सामाजिक विकास के चरण। तो ये जो मार्क्स थे, इन्होंने इतिहास को अलग अलग चरणों में, विभिन्न चरणों में बांटा, जिसमें से सबसे पहला क्या था? आदिम साम्यवाद। ये वाली टर्म इन्होंने किसके लिए यूज करी थी? जो आदि मानव वाला समाज था। ठीक है, उसमें क्या था? कोई वर्ग नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सामूहिक रूप से वो रहा करते थे, संसाधनों पर भी सभी का अधिकार होता था। तो ये वाली टर्म इन्होंने उसके लिए यूज करी थी, उसी के लिए बनाई थी। फिर इन्होंने कहा दास प्रथा, ठीक है, उसमें बांटा। फिर सामंतवाद कहा इन्होंने। फिर क्या कहा? पूंजीवाद। और फिर एट द एंड समाजवाद। इस समाजवाद को क्या कहा इन्होंने? कि ये भविष्य में आने वाला चरण है। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन में बोले तो इनका क्या कहना था? जो समाज है वो धीरे धीरे करके विकसित होता है। फिर चौथी अवधारणा आ जाती है राज्य और विचारधारा की भूमिका। मार्क्स के अनुसार जो राज्य है वो एक तटस्थ बॉडी नहीं है, एक न्यूट्रल बॉडी नहीं है। इनके अनुसार जो राज्य है वो एक्चुअली में शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, जैसे कि कानून, शिक्षा और धर्म जैसी संस्थाएं रूलिंग क्लास के, शासक वर्ग के फेवर में होते हैं। उनकी विचारधारा को स्थापित करने में ये चीजें सहायक होती हैं। फिर आ जाती है इसकी पांचवी अवधारणा, इतिहास लेखन में प्रभाव। तो ये सबसे बड़ा इनका एक कंट्रीब्यूशन था कि इतिहास लेखन में जो फोकस होता था राजाओं के ऊपर, वो अब शिफ्ट हो गया और किसके ऊपर आ गया? सामान्य जनता के ऊपर, सामान्य लोगों के ऊपर आ गया। जैसे कि मजदूर, किसान और उत्पीड़ित वर्ग, जिनका शोषण होता है, जिनको दबाया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर आ गया। और ये सारे वर्ग अब क्या बन गए? इतिहास का केंद्र बन गए, इतिहास लेखन का केंद्रीय बन गए। अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। शास्त्रीय मार्क्सवादी चिंतन ने इतिहास को एक नया पर्सपेक्टिव से समझाया। कौन कौन से पर्सपेक्टिव से? आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष। ठीक है, इस नए पर्सपेक्टिव से समझाया। इसने इतिहास को राजाओं से हटा करके समाज और अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस किया। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, आलोचनाएं भी हैं, लेकिन फिर भी इसने आधुनिक इतिहास लेखन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिमी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रमुख तर्कों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, जो पश्चिमी मार्क्सवाद है ना, ये शास्त्रीय मार्क्सवाद का ही एक क्या है? एडवांस्ड वर्जन है। ये क्या कहता है? कि इतिहास सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि संस्कृति, राजनीति और समाज, इन तीनों से मिलकर बनती है। जबकि शास्त्रीय वाले क्या कह रहे थे? कि जो है सिर्फ अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कि नहीं भाई, ये तीनों चीजों से
मिलकर बनी है। ठीक है, इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव क्या कर लिया, बहुआयामी कर लिया। और इसमें ईपी थॉम्सन, एरिक हॉब्सबॉम और क्रिस्टोफर हिल और ग्रामशी, ठीक है, इन विद्वानों का इसमें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। देखो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपको ये जो विद्वानों के नाम आ रहे हैं और जो ये इतिहासकारों के नाम आ रहे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, तो ये आप याद रखने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य बिंदु पर, जिसमें से कि सबसे पहला आ जाता है पॉइंट, वर्ग संघर्ष के साथ सामाजिक अनुभव। तो ये जो पश्चिमी मार्क्सवाद है, इसने क्या कहा कि देखो, वर्ग संघर्ष जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों का असल जिंदगी में अनुभव है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं, उनका क्या कहना है कि जो मजदूर है वो एक निर्माण प्रक्रिया है। ठीक है, निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक इकोनॉमिक ग्रुप है ये। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में इनका बहुत बड़ा रोल है, मजदूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ उनका संस्कृति, उनकी आइडेंटिटी और जो उन्होंने संघर्ष किया है अपनी असल जिंदगी में, ये चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है, पश्चिमी मार्क्सवाद का ये कहना है। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, नीचे से इतिहास। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री लिखो नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, मींस वहां से मत लिखो कि राजाओं के ऊपर बात कर रहे हो, अभिजात वर्ग के ऊपर बात कर रहे हो, उनको छोड़ो, उनकी तो बहुत सारा इतिहास लिखा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, नीचे से लिखो, यानी कि आम जनता का इतिहास लिखो, मजदूरों का इतिहास लिखो, महिलाओं का इतिहास लिखो, इनके जीवन में क्या हुआ, इनका संघर्ष कैसा था, इनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, ये सब के ऊपर इतिहास लिखो। तो ये जो पश्चिमी मार्क्सवाद वाले थे, इन्होंने इन आम जनता को क्या बनाया, अपने इतिहास लेखन का केंद्र बनाया। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, आर्थिक निर्धारण से दूरी। देखो जो शास्त्रीय मार्क्सवाद वाले थे, वो हर चीज को किससे एक्सप्लेन करते थे, अर्थव्यवस्था के थ्रू। ठीक है, जो कुछ है अर्थव्यवस्था है वो उसी पर ही बल दिया करते थे। लेकिन ये जो पश्चिमी मार्क्सवाद वाले हैं, इन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ राजनीति, संस्कृति और विचारधाराओं के माध्यम से भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इसी के माध्यम से इतिहास को समझा। फिर आ जाती है चौथी अवधारणा, सांस्कृतिक और विचारधारा की भूमिका। तो ये वाली जो अवधारणा है, ये किसके विचारों से प्रेरित थी, ग्रामशी के विचारों से। ठीक है, इनका क्या कहना था कि जो सत्ता होती है वो सिर्फ बलपूर्वक नहीं चलती, कि भाई किसी को जीत लिया और फिर वहां पे जबरदस्ती शासन चला रहे हैं, जैसा मर्जी निरंकुश शासन। इनका कहना था कि ये सिर्फ ऐसे नहीं चलती है सत्ता, बल्कि विचारधारा और संस्कृति के माध्यम से भी चलती है। उसमें क्या होता है, लोग खुद ही सत्ता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब उनके मतलब का चीजें हो रही होती हैं। ओके, फिर आ जाता है पांचवा पॉइंट, दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो जो हॉब्सबॉम थे, इन्होंने किस पर फोकस किया, जो दीर्घकालिक चेंज होते हैं उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया, जैसे कि औद्योगिकरण, पूंजीवाद का विकास और राष्ट्रवाद। इनका इन्होंने क्या किया, इनको गहराई से विश्लेषित किया। ठीक है, इनका क्या किया, गहराई से एनालाइज इनको किया। फिर आ जाता है इसका छठा पॉइंट, आलोचनात्मक और बहुआयामी दृष्टिकोण। इसमें इतिहास को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सारे पहलुओं से, सारे एंगल से देखा गया, और इसका परिणाम क्या निकला, फिर इतिहास और ज्यादा व्यापक बन गया और ज्यादा रियलिस्टिक भी बन गया। अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। तो पश्चिमी मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने जो शास्त्रीय मार्क्सवाद था, इसको क्या किया, विस्तारित किया, और हिस्ट्री को बहुआयामी इन्होंने बना दिया। इसने सामान्य लोगों, संस्कृति और विचारधाराओं को भी इम्पोर्टेंट बना दिया, और इससे क्या हुआ, जो इतिहास लेखन था वो और ज्यादा लोकतांत्रिक, व्यापक और बहुआयामी हो गया।
अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अनाल स्कूल का इतिहास लेखन में योगदान स्पष्ट कीजिए। अनाल स्कूल क्या है? ये फ्रांसीसी इतिहासकारों का समूह है। तो ये अनाल स्कूल विकसित कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, स्थापना इसकी वहीं पर हुई थी 20वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर। ये बिल्कुल जो परंपरागत इतिहास होता है ये उससे एकदम अलग था। परंपरागत इतिहास में किन किन चीजों को देखा जाता है? राजाओं को, युद्धों को, राजनीति को। लेकिन इन्होंने इतिहास को किन आयामों से देखा? अनाल स्कूल ने सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक आयामों को इन्होंने देखा। इतिहास को इन्होंने इन पर्सपेक्टिव से देखा। तो अब बात कर लेते हैं अनाल स्कूल के मुख्य योगदानों के ऊपर, जिसमें से पहला योगदान आ जाता है दीर्घकालिक संरचनाओं पर बल। तो ये जो फर्नांड ब्रॉडेल थे, इन्होंने इतिहास को 3 लेवल्स पर समझाया। ठीक है, पहला लेवल कौन सा था? दीर्घकाल। दूसरा लेवल कौन सा था? मध्यम काल। और तीसरा लेवल कौन सा था? अल्पकाल। और सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने किस पर दिया? दीर्घकाल वाले लेवल के ऊपर। जिससे क्या हुआ? इतिहास की जो गहराई होती है वो बढ़ गई। फिर आ जाता है इसका दूसरा योगदान, अंतर विषयक दृष्टिकोण। तो अनाल स्कूल ने इतिहास को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा, जैसे कि भूगोल, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र। इससे क्या हुआ? हिस्ट्री और ज्यादा क्या हो गई? व्यापक हो गई। जिससे क्या हुआ? इतिहास को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सकी। तीसरा योगदान आ जाता है आम जीवन और सामाजिक इतिहास। तो हिस्ट्री का फोकस अब शिफ्ट हो गया, राजाओं, युद्धों और कूटनीति से हट करके किस पर आ गया? जो आम लोग होते हैं उनकी रोजमर्रा की लाइफ पर आ गया फोकस। जैसे कि लोग क्या खाते हैं, लोग कैसे रहते थे, उनकी फैमिली कैसी थी, कामकाज क्या करते थे वो, ये सब इतिहास का अब क्या बन गए? पार्ट बन गए। फिर चौथा योगदान आ जाता है मानसिकताओं का अध्ययन। इन्होंने अनाल स्कूल ने लोगों की सोच, विश्वासों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने के ऊपर जोर दिया। जैसे कि भाई लोग क्या सोचते थे, किस चीज पर वो विश्वास करते थे। इससे उन्होंने संस्कृति और उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश की। फिर आ जाता है पांचवा योगदान, मात्रात्मक और संरचनात्मक अध्ययन। तो अनाल स्कूल ने क्या किया? आंकड़ों, जनगणना, कीमतों और उत्पादन के आंकड़ों का क्या किया? इन्होंने यूज किया। ठीक है, और इससे उन्होंने इस डाटा से उन्होंने सामाजिक आर्थिक इतिहास को और ज्यादा क्या बना दिया? साइंटिफिक बना दिया। बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। तो अनाल स्कूल ने राजनीतिक घटनाओं से हटकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव संरचनाओं के पर्सपेक्टिव से पहलुओं पर फोकस इन्होंने किया। इसने इतिहास को क्या बना दिया? अंतः विषयक बना दिया, वैज्ञानिक बना दिया और मानव केंद्रित बना दिया। और इसने आधुनिक सामाजिक इतिहास की क्या रखी? नींव रखी। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय, मौखिक और सूक्ष्म इतिहास की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो आधुनिक इतिहास लेखन में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आया। ठीक है, क्या बदलाव आया? कि जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले फोकस किस पर होता था? बड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर होता था पहले। लेकिन फिर क्या हुआ? बाद में किस पर फोकस शिफ्ट हुआ? स्थानीय समाज, आम लोगों के अनुभव और छोटे पैमाने की घटनाओं पर फोकस अब आ गया। ठीक है, इसी चेंज का परिणाम क्या था? स्थानीय इतिहास, मौखिक इतिहास और सूक्ष्म इतिहास। यानी कि एक सिंपल लाइन में बोले तो हिस्ट्री अब किस पर आ गई? ग्राउंड लेवल पर आ गई। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थानीय इतिहास के ऊपर। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विशेष गांव, क्षेत्र या समुदाय की ऐतिहासिक स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय इतिहास कहते हैं। ये तो सिंपल सी है। ठीक है, इनका फोकस किसके ऊपर होता है? जो स्थानीय संस्थाएं हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर इसका
फोकस होता है और इनका मेन गोल क्या होता है, ठीक है, इनका लक्ष्य क्या होता है कि एक बड़ा जो हिस्टोरिकल चेंज आया है, एक बड़ा जो ऐतिहासिक बदलाव आया है, उसका जो इफेक्ट है वो एक लोकल लेवल पर कैसे पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोले तो कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसका एक छोटे गांव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझाया ये मैंने आपको, कभी आप ये उसमें लिख दो पेपर में, ठीक है। बात कर लेते हैं मौखिक इतिहास के ऊपर। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, लिखित स्रोतों के बजाय लोगों की यादों, कहानियों, साक्षात्कारों यानी कि इंटरव्यूज और लोक कथाओं के जरिए इतिहास का अध्ययन करना, ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और ये किन के लिए यूजफुल होता है, ठीक है, ये उन समुदायों के लिए यूजफुल होता है जिनके पास अपना लिखित इतिहास कम है। अब बात कर लेते हैं मौखिक इतिहास के योगदान के ऊपर। तो इसने मजदूर, महिलाओं और आदिवासियों को शामिल किया इतिहास में, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनकी आवाज पहले से हिस्ट्री में नहीं होती है। लेकिन ये जो मौखिक इतिहास है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि स्मृति दोष, ठीक है, अब भाई किसी से पूछने जा रहे हैं कि बताओ क्या क्या हुआ था, अब उसको ठीक से याद नहीं है, वो उसको गलत-सलत बता दे, एक की चार लगा के बता दे, ठीक है? तो स्मृति दोष, इसमें पक्षपात भी हो सकता है। क्या पता जो वो बताए इंसान, वो पक्षपात करके बताए और इसमें वेरिफिकेशन की भी, सत्यापन की भी कठिनाई होती है, ठीक है? मौखिक रूप से होता है जो ओरली चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो इसमें वेरिफिकेशन की भी कठिनाई होती है। बात कर लेते हैं सूक्ष्म इतिहास के ऊपर। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी छोटे समुदाय, व्यक्ति या घटना का एकदम डिटेल से गहन अध्ययन करना, और ये अध्ययन किस चीज में काम आता है, किसी बड़े सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने में ये काम आता है। और ये क्या करते हैं, जो सामान्यीकरण होता है उसके बजाय ये ठोस उदाहरणों के माध्यम से ये इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब कि किसी चीज को जूम करके देखना, ठीक है, हिस्ट्री को ये क्या करते हैं, एकदम जूम करके देखते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं इन तीनों दृष्टिकोणों के महत्व के ऊपर। तो ये इतिहास को आम लोगों के दृष्टिकोणों से समझने में क्या करता है, मदद करता है, और ये इतिहास को ज्यादा लोकतांत्रिक, बहुआयामी और मानवीय बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्थानीय लेवल पर सारी चीजें होती हैं, तो ये इससे क्या होता है, बहुआयामी भी बन जाता है और मानवीय भी ये बन जाता है। और ये नए स्रोतों और तरीकों को अपनाकर इतिहास लेखन को क्या करते हैं, समृद्ध कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। स्थानीय, मौखिक और सूक्ष्म इतिहास ने इतिहास लेखन को क्या कर दिया, व्यापक कर दिया, और इसने इतिहास को ज्यादा मानवीय और बहुआयामी बना दिया। अब इतिहास केवल शासकों की कहानी नहीं रह गया, बल्कि आम लोगों की लाइफ और संघर्षों का भी ये रिकॉर्ड बन गया, लेखा जोखा बन गया। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या उत्तर आधुनिकतावाद पारंपरिक इतिहास लेखन की आलोचना प्रस्तुत करता है? चर्चा कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्तर आधुनिकतावाद है क्या। तो इसका विकास कब हुआ, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि सेकंड हाफ में इसका विकास हुआ। इसने चुनौती दी किसको, जो पारंपरिक इतिहास चला आ रहा था उसको इसने चुनौती दी, और जो उसके कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि ज्ञान, सत्य और इतिहास की अवधारणा, इस पर इन्होंने क्या उठाए, प्रश्न उठाए, ठीक है। इनका क्या कहना था कि इतिहास को हमें भाषा, सत्ता और अलग अलग दृष्टिकोणों के थ्रू हमें समझना होगा। यानी कि एक सिंपल लाइन में बोले तो इन्होंने कहा कि इतिहास जो है ये एक फिक्स्ड सत्य नहीं है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्याख्या इसकी हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसने पारंपरिक इतिहास लेखन की क्या क्या आलोचनाएं पेश करी, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद ने पारंपरिक इतिहास लेखन की कौन कौन सी आलोचनाएं पेश की।
तो सबसे पहली आलोचना इन्होंने पेश की वस्तुनिष्ठता की आलोचना। इनका क्या कहना था? ये कह रहे थे कि जो इतिहासकार होते हैं वो कभी भी पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं हो सकते, न्यूट्रल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड होता है और जो उनकी संस्कृति होती है और जो उनकी भाषा होती है वो उनके लेखन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, वो उन पे प्रभाव डालेंगी वो चीजें उनकी। यानी कि एक सिंपल लाइन में क्या कहना चाहते थे ये, कि इतिहास में पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठता संभव ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी आलोचना क्या पेश की इन्होंने? एकल सत्य के स्थान पर मल्टीपल सत्य, बहुवचन सत्य। पारंपरिक इतिहास में क्या होता है? एक बड़ा एकल सत्य बताया जाता है। ठीक है, लेकिन जो उत्तराधुनिकतावाद है ये क्या कहता है कि एक ही सत्य नहीं है, सत्य कई सारे हैं, उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक घटना होती है और अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं और उनकी विचारधारा भी उस चीज पर इम्पेक्ट डालेगी। ठीक है, घटना एक ही है लेकिन जो अलग अलग लोग हैं उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो यही क्या था, उत्तराधुनिकतावाद में कहा जा रहा था कि घटना भले ही एक हो सकती है लेकिन उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती है। वो सत्य हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, किसी के लिए वो सत्य अलग हो सकता है, किसी के लिए वो सत्य अलग हो सकता है। फिर तीसरी आलोचना क्या पेश की इन्होंने? भाषा और पाठ पर जोर। ये उत्तराधुनिकतावादियों का क्या कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ तथ्यों का, फैक्ट्स का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज के माध्यम से बना हुआ एक टेक्स्ट है, एक पाठ है। और इस पाठ को हमें आलोचनात्मक रूप से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि शब्द डिसाइड करते हैं कि हम हिस्ट्री को कैसे समझते हैं। फिर चौथी आलोचना क्या पेश की इन्होंने? सत्ता और ज्ञान का संबंध। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आइडिया था इनका। इनका कहना था कि हिस्ट्री राइटिंग जो है वो सत्ता संरचनाओं से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? जो शासक वर्ग होता है वो अपने दृष्टिकोण से इतिहास को प्रस्तुत कराता है। जैसे कि जो पहले के समय में राजा महाराजा होते थे वो अपने संरक्षण में इतिहास लिखवाया करते थे। ठीक है, हायर कर लेते थे इतिहासकार को और उसको सैलरी भी देते थे और सुरक्षा भी देते थे। तो इस कंडीशन में क्या वो इतिहासकार राजा के बारे में कुछ गलत लिखेगा? नहीं लिखेगा ना, उसके तारीफ में ही लिखेगा, उसकी जो गलत चीजें होंगी उसको भी वो अच्छा करके ही बताएगा। यही इसमें ये कहना चाह रहे हैं। एक सिंपल लाइन में इनकी बात को समझे तो जिसके पास पावर है वही नैरेटिव को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उत्तराधुनिकतावादी ये कहना चाहते थे। अब बात कर लेते हैं इसकी योगदान और सीमाओं के ऊपर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके योगदान के ऊपर। तो उत्तर आधुनिकतावाद ने इतिहास को क्या बना दिया? ज्यादा आत्म आलोचनात्मक, समावेशी और बहुदृष्टिकोणीय इसको बना दिया, क्योंकि ये अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे थे ना। ठीक है, एक ही चीज को ये एकल सत्य नहीं मान रहे थे। एक ही सत्य के बजाय इन्हों अब क्या हो गया, जो मल्टीपल आवाजें थी उनको इम्पोर्टेंस दी गई। अब बात कर लेते हैं इसकी आलोचनाओं के ऊपर। तो इस ये क्या हो जाता है, कभी कभी ये अति सापेक्षवाद की ओर चला जाता है। मतलब कि ये सब कुछ को क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं, जिससे क्या होता है, जो असल सत्य होता है वो कमजोर पड़ जाता है। यानी कि ज्यादा सापेक्षवाद से क्या हो जाता है? कंफ्यूजन आ जाती है और इतिहास की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी कमजोर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के ऊपर। तो उत्तर आधुनिकतावाद ने पारंपरिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण आलोचना की और उसके सत्य और वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न उठाए। इसने इतिहास को क्या बनाया? बहुदृष्टिकोणीय और समावेशी बनाया। लेकिन जो इसका अति सापेक्षवादी जो इसका रूप था उसने इतिहास की वस्तुनिष्ठता को कमजोर भी किया और इसी वजह से इसकी आलोचना भी की गई। तो यहाँ पर आपका MHI 103 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है खत्म और आधे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, बाकी आधे हम करेंगे पार्ट 2 में।
अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और पार्ट 2 के लिए ज़रूर वरदान आईएएस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली इन्हें उधर से ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।